हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे हो गए। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो ईवीएस के टॉपिक हैं उसमें हमने पार्ट 1 में एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चनों की बात की थी। कुछ क्वेश्चन इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पेपर अब बहुत नज़दीक है। तो ये सारे क्वेश्चनों से जो पहले की वीडियोस पढ़ी हैं उन सभी से मिलाकर सभी का क्विक रिवीजन एक प्रकार से हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस सीटेट के लिए जो ईवीएस के चैप्टर हैं उनमें से कुछ क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं भालू के बारे में। यानी ये जो भालू का चैप्टर है वो ईवीएस के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि भालू से कोई ना कोई क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं भालू के बारे में, तो जो ये भालू है ये सर्दियों में ज़्यादा सोता है। यानी कि जो भालू है वो एक प्रकार से सर्दियों में देखने के लिए कम मिलता है क्योंकि सर्दियों में उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। यानी कि सर्दियों के समय में जब भालुओं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है तो भालू सो जाते हैं। यानी सर्दियों में ज़्यादातर भालू अपना समय जो व्यतीत करते हैं वो सोने में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। ये अपना घर जमीन खोदकर या गुफा में या पेड़ के खोखले तनों में बना लेते हैं। यानी जो भालू जंगल में रहते हैं वो भालू जमीन को खोदकर गुफा में या पेड़ के खोखले तने में अपना घर बना लेते हैं। सर्दी से पहले भालू अपना भोजन एकत्र करके रख लेता है। जो भालू होता है वो सर्दियों से पहले अपने भोजन को एकत्र करके रख लेता है और खाना खत्म हो जाने के समय वह शरीर पर जो चर्बी जमा होती है, यानी जो भालू के शरीर पर यानी कि इस शरीर में जो चर्बी जमा होती है उसी से वो अपना काम चला लेते हैं। यानी कि उन्हें भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। इसलिए ज़्यादातर भालू अपनी गुफा में या जिन चीज़ों में वो रहते हैं उसी स्थानों पर वो रहते हैं और जो अपना भोजन इकट्ठा होता है उसे खाते रहते हैं और उसके बाद भी जो भोजन नहीं बचता है तो वो अपनी चर्बी से काम चला लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊंट को पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो ऊंट होता है उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक रात में 100 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। जो एक ऊंट होता है अगर वो सफर तय करने पर आए तो वह एक नाइट में 100 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं एक ब्लू व्हेल के बारे में। तो एक ब्लू व्हेल एक दिन में 4000 किलोग्राम कीट खा लेती है। यानी कि जो एक ब्लू व्हेल होती है वो एक दिन में लगभग 4000 किलोग्राम कीट खा लेती है। उसके बाद बात करते हैं सफ़ेद शार्क के बारे में। जो सफ़ेद शार्क होती है उसके बड़े बड़े जबड़े होते हैं तथा त्रिकोणीय दांत होते हैं। यानी कि जो उसके दांत होते हैं सफ़ेद शार्क के वो त्रिकोणीय दांत होते हैं तथा उसके जबड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी एक ऐसा चैप्टर है जिससे सीटेट में 100% एक क्वेश्चन आना ही होता है। उसके बाद बात करते हैं खेजड़ी। जो खेजड़ी नामक गांव है वो राजस्थान के जोधपुर के पास खेजड़ली गांव है। यानी कि जो राजस्थान में जोधपुर है वहां पर खेजड़ली नामक गांव है। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। जो खेजड़ी गांव है वहां के जो लोग हैं वहां के लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं ये लोग पेड़ों से बहुत प्रेम करते हैं। यानी कि जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं ये लोग पेड़ों से बहुत प्रेम करते हैं तथा इनकी रक्षा करते हैं। जो वहाँ के बिश्नोई संप्रदाय के लोग हैं वो पेड़ों की रक्षा करते हैं तथा पेड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। यानी कि जो ये खेजड़ी का पेड़ है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इस पेड़ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। यानी कि जो ये खेजड़ी का वृक्ष होता है इस वृक्ष को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। यानी कि इस पेड़ में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगता है। कई जगह पर खेजड़ी के जो वृक्ष होते हैं उनसे मकानों में भी लकड़ियों का यूज किया जाता है मकान बनाने के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसकी छाल से दवाई भी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का वृक्ष होता है ये एक प्रकार से जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं तो खेजड़ी की जो वृक्ष की छाल होती है उससे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। जो खेजड़ी का वृक्ष है जो उसकी जो फलियां होती हैं जो उनके फल लगने के लिए जो फलियां लगती हैं उस पर उन फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गुजरात के बारे में। जो गुजरात है वहाँ का मुख्य भोजन क्या है। तो गुजरात का मुख्य भोजन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। यानी कि ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कई बार ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि जैसे रिया नाम की एक लड़की एक ऐसे स्थान पर जाती है जहाँ पर उसे नींबू वाले चावल खाने के लिए मिलते हैं। तो बताइए वह स्थान कौन सा होगा। तो वो स्थान कौन सा होगा, वो स्थान होगा गुजरात का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गांधीधाम कहाँ पर स्थित है। जो गांधीधाम है वो कहाँ पर स्थित है। तो गांधीधाम है अहमदाबाद में स्थित।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बलसा कहाँ पर है, या बालसा बलसा, दोनों में से कुछ भी चीजें लिख के आ सकती हैं। तो ये कहाँ पर है, ये है गुजरात में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल में पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए, यानी कि जो केरल है वहां पर जो नदियां हैं, उन नदियों से पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिस नाव का प्रयोग किया जाता है, उस नाव को क्या कहा जाता है। तो केरल में पानी के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जिस नाव का यूज किया जाता है, जिस नाव का प्रयोग किया जाता है, उस नाव को फेरी कहा जाता है। तो फेरी नामक नाव कहाँ पर पाई जाती है, केरल में पाई जाती है। उसके बाद बात करते हैं, मडगांव कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मडगांव है वो गोवा में स्थित है, यानी कि जो नाव एक तरफ से दूसरी तरफ पानी के पहुंचाती है, तो वो नाव कहाँ पर यूज होती है, फेरी नामक नाव केरल में यूज होती है। मडगांव कहाँ पर स्थित है, मडगांव गोवा में स्थित है। केरल में ज्यादातर लोगों का पहनावा क्या है, यानी कि जो केरल है वहां पर ज्यादातर लोग क्या चीज पहनते हैं। तो जो जेंट्स होते हैं वो सूती धोती तथा कुर्ता पहनते हैं, यानी कि जो वहां के जेंट्स लोग होते हैं वो सूती धोती और कुर्ता पहनते हैं, तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं, यानी कि जो वहां पर केरल में जो महिलाएं होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केरल की जो भाषा है वो क्या है। तो जो केरल की भाषा है उसे मलयालम बोला जाता है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। गोवा की भाषा कौन सी है, तो गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महाराष्ट्र की भाषा क्या है। तो महाराष्ट्र में लैंग्वेज मराठी बोली जाती है। गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। मलयालम में बलियम्मा को माँ की बहन कहा जाता है, यानी कि जो मलयालम है वहां पर जो बलियम्मा जो कहा जाता है वो माँ की बड़ी बहन को, यानी कि मौसी को वलियम्मा बोला जाता है। किस जगह पर, मलयालम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अम्मुम्मा किसको कहा जाता है। तो जो मलयालम है वहां पर अम्मुम्मा नानी माँ को कहा जाता है, यानी कि जो मम्मी की मम्मी होती हैं उनको नानी माँ को अम्मुम्मा कहा जाता है। कोट्टायम नामक शहर वो कहाँ पर है, वो नगर है केरल के अंदर, कोट्टायम केरल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी एक ऐसी महिला है जो कि एक वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर का मतलब होता है भारोत्तोलक है, यानी कि वेट उठाती हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही वजन उठाने का अभ्यास किया, यानी जब कर्णम मल्लेश्वरी 12 वर्ष की थी तभी से उन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करना या उसकी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने अभी तक 130 किलोग्राम का वजन उठाया है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक वेट लिफ्टर है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से ही वेट उठाना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अभी तक जो लास्ट वेट उठाया है वो 130 किलोग्राम वेट अभी तक उठाया है। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल जीते हैं, यानी जो कर्णम मल्लेश्वरी है उन्होंने भारत के लिए अभी तक 29 मेडल जीते हैं। उसके बाद बात करते हैं पोचमपल्ली। तो ये पोचमपल्ली है वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में ज्यादातर परिवार बुनकर हैं। बुनकर का मतलब होता है, पोचमपल्ली जो कस्बा है वहां पर जो ज्यादातर परिवार हैं वो कढ़ाई बुनाई में ज्यादा निपुण है, इसीलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है, यानी कि जो वहां के बुनकर लोग जो बुनाई करते हैं उस बुनाई को पोचमपल्ली कहा जाता है, इसी नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो बाहिदा प्रिज्म है, इनसे एक क्वेश्चन सीटेट में जरूर पूछा जाता है। तो बाहिदा प्रिज्म जो है वो कौन है, वो नौसेना में डॉक्टर है, यानी कि जो बाहिदा प्रिज्म है वो कौन है, वो नौसेना में एक डॉक्टर है। तो ये थे हमारे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर के थ्रू आप तक पहुंचाए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से लर्न करके जाइएगा और बताइएगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास आपको कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन सभी चीजों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ इनके डिस्क्रिप्शन लिंक में है। हमारा जो टेलीग्राम है उस पर जितने भी क्वेश्चन आंसर जो क्विज के थ्रू कराए जा रहे हैं उस हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जाकर अभी ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जाम के लिए क्वेश्चन आई होप कि आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और इन्हीं क्वेश्चनों में से आप करके आ पाएंगे। तो अभी के लिए ईवीएस की क्लास में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट क्लास कुछ देर के बाद आएगी, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।